छिपटे हुए, जिनका सच लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं आ पाया। और ऐसा ही एक रहस्य पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़ा है। तत्कालीन सोवियत संघ के शहर ताशकंद में 10 और 11 जनवरी 1966 की रात शास्त्री जी के साथ आखिर क्या हुआ था? उनकी मौत सवालों के घेरे में आखिर क्यों रही? क्यों इस पूरी घटना का कनेक्शन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से जोड़ा जाता है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए जांच आयोग भी बना, लेकिन अफसोस नतीजा सिफर रहा। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। इस मौके पर ABP न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने ताशकंद से डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की। वही रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। जिनके इरादों में जय जवान वाले जज्बात थे, जिनके ख्यालों में वीर जवान थे, जिनके हौसलों में हिंदुस्तान की जीत थी, जिनकी कूटनीति में शांति का पाठ था, हिंदुस्तान का वो अलबेला प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्नीस 1962 में चीन के धोखे के बाद पाकिस्तान को लगा था कि वो हिंदुस्तान को जीत लेगा, लेकिन शास्त्री जी के पराक्रमी दांव से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान चारों खाने चित हो गए। 65 की लड़ाई पाकिस्तान पूरी तरह हार गया। हिंदुस्तान जीता, लेकिन अपने बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी की कीमत पर। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। ताशकंद उस वक्त सोवियत संघ का शहर था, आज वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। शास्त्री जी की मौत का सच बेपर्दा करने के लिए ABP न्यूज ताशकंद तक पहुंचा, उन तमाम जगहों पर जहां 10 जनवरी के दिन में और 10-11 जनवरी की रात में शास्त्री जी की शख्सियत के निशान हैं। ABP संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की आंखों देखी आप भी देखिए उन गलियों को, उन स्मारकों को, उन सड़कों को, इतिहास के उन पन्नों को जिन पर शास्त्री जी की मौत पर उठते सवाल काले हरफों में कैद हैं। आखिर युद्ध और शांति की जंग जीतने वाले लाल बहादुर शास्त्री उस रात मौत से कैसे हार गए? ये ताशकंद की शास्त्री स्ट्रीट है। मैं इस स्ट्रीट से सवाल पूछता हूं कि आज से 56 साल पहले क्या हुआ था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जिन परिस्थितियों में अंतिम सांसें ली, वो परिस्थितियां क्या थीं? ताशकंद की ये शास्त्री स्ट्रीट मुझे बड़ी लाचार सी नजर आती है। ये तब भी यहाँ थी
इसकी शक्ल बदल गई है, लेकिन जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों की शक्ल बिल्कुल भी नहीं बदली है। भारत ने पाकिस्तान को हरा तो दिया, लेकिन दुनिया के तमाम देशों के दबाव में ताशकंद में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। उसी समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे, जहां 10 और 11 जनवरी 1966 की दरमियानी रात उनका निधन हो गया। शास्त्री जी शांति स्थापना के लिए गए थे, लेकिन मौत से साक्षात्कार हो गया। 10 जनवरी को दिन में शांति समझौते पर भारत और पाकिस्तान रजामंद हुए। उसी रात सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोशिगिन ने एक रात्रि भोज दिया। उस डिनर पार्टी के बाद जब शास्त्री जी होटल के अपने कमरे में पहुंचे तो बेचैनी महसूस कर रहे थे। उस वक्त पीटीआई से खबर आई थी कि शास्त्री जी को रात 1:28 पर सीने में दर्द शुरू हुआ। जब तक डॉक्टर पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात 1:32 पर शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा। ये सबको पता था कि शास्त्री जी को दिल की बीमारी थी। 1959 में भी उनको एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके लिए डॉक्टर्स का मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। आखिरकार क्यों उस रात लाल बहादुर शास्त्री जी को जिस बड़े बंगले में रुकवाया गया था, इनके कमरे में टेलीफोन भी नहीं था? क्यों नहीं था? एक प्रधानमंत्री को इस तरह रुकवाया जाता है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कमरे में एक घंटी भी नहीं थी? उस बड़े कमरे में आखिर क्यों वहां पर ऑक्सीजन का कोई इक्विपमेंट नहीं था? और जब उनको सीने में दर्द हुआ तो उस समय आखिरकार क्यों उनके पर्सनल डॉक्टर को भी उनसे दूर रखा गया था? वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर शास्त्री जी के मीडिया सलाहकार थे। शास्त्री जी के साथ वो भी ताशकंद दौरे पर गए थे। अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, उस रात न जाने क्यों मुझे शास्त्री की मौत का पूर्वाभास हो गया था। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री की मौत का ही सपना देख रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया, आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैंने झट कपड़े पहने और भारतीय अधिकारी के साथ कार में शास्त्री जहां ठहरे थे उस पर चल पड़ा, जो कुछ ही दूर पर था। शास्त्री जी ताशकंद के ताशकंद होटल में ठहरे हुए थे। उनके साथ उनके निजी सहायक रामनाथ भी गए हुए थे। डिनर पार्टी से होटल आने के बाद शास्त्री जी थोड़े बेचैन दिख रहे थे। रामनाथ ने इच्छा जताई कि वो शास्त्री जी के कमरे में ही जमीन पर सो जाएंगे, लेकिन शास्त्री जी ने रामनाथ से कह दिया कि वो अपने कमरे में जाकर सोएं। तब किसको पता था कि नियति हिंदुस्तान का कितना बड़ा इम्तिहान ले रही है। अपनी आत्मकथा में कुलदीप नैयर ने बताया कि जब वो शास्त्री जी के कमरे में गए तो कमरे का हुलिया क्या था। मुझे बरामदे में कोशिगिन खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथ खड़े करके शास्त्री के नहीं रहने का संकेत दिया। शास्त्री विशाल पलंग पर निर्जीव थे। पास ही कालीन पर बड़ी तरतीब से उनके स्लीपर पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस लुढ़का पड़ा था। ऐसा लगता था कि शास्त्री ने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी नहीं थी। इस चूक को लेकर जब संसद में सरकार पर हमला किया गया तो सरकार साफ झूठ बोल गई थी। 66 साल बाद भी वो थर्मस रहस्यों के साथ घेरे में है कि वो कहां गया। शास्त्री जी थर्मस हमेशा अपने साथ रखते थे और उस थर्मस में क्या था, उन्होंने उससे पानी पीने की कोशिश की थी जब उनके सीने में दर्द हुआ और वो थर्मस गिर गया। लेकिन उसके बाद वो थर्मस गया कहां? जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर हिंदुस्तान आया तो उसमें सारी निशानियां जो उनके साथ की थी वो ज्यों की त्यों मौजूद थी, लेकिन वो थर्मस लापता था। थर्मस की तरह ही ताशकंद से हिंदुस्तान के सपने भी खाली होकर ही आए। शास्त्री जी का शव जब भारत लाया गया तो कई चश्मदीदों ने माना कि उनके चेहरे और शरीर पर नीले रंग के धब्बे थे। यहां तक कि उनके पेट और गर्दन पर कट के निशान भी थे। उनका चेहरा मृत्यु के बाद नीला पड़ गया था। यहाँ पे भी सफ़ेद धब्बे थे और उनकी लाल डायरी जो हमेशा जिस पे लिखते थे दिन भर की अपनी दिनचर्या, वो डायरी नहीं आई सामानों के साथ। सारा सामान का सब कुछ आया लेकिन वो नहीं आया। एक वो थर्मस अपने साथ रखते थे जिसमें वो रात में पानी या दूध पीते थे। और मेरी माँ ललिता शास्त्री का ऐसा मानना था कि उन्होंने रात में सोते समय या तो उससे पानी या दूध पिया। वो थर्मस भी नहीं आया। जिस रात शास्त्री जी का निधन हुआ उनको जो खाना दिया गया वो देने वाला शख्स बदल चुका था। उनको खाना दिया जॉन मोहम्मद ने, जो उस समय
उज्बेकिस्तान में भारत के जो राजदूत थे उनका रसोइया था, उसने खाना दिया। लेकिन शास्त्री जी के साथ में अक्सर साय की तरह में रामनाथ उनका अपना रसोइया रहा करता था, लेकिन उस दिन खाना जान मोहम्मद ने दिया। खाने में ऐसा क्या था? शास्त्री जी की जब पार्थिव शरीर भारत आया तो उनकी पत्नी ने इस बात को तुरंत पहचान लिया कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था, उनको जहर दिया गया था। शास्त्री जी के शरीर पर नीले रंग का दाग एक काला सवाल बन गया। वास्तव में इसे सियासी कारणों से भी उछाला जाने लगा। तब कांग्रेस का सवाल था और विपक्षी दल इस बात को दोहराने लगे कि सत्ता में आए तो मौत की जांच कराएंगे। इसके लिए जनता पार्टी की सरकार ने राजनारायण जांच कमेटी बनाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने से पहले मामले के चश्मदीद गवाह भी गायब हो गए। शास्त्री जी के संयुक्त सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक ए लाइफ ऑफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स में लिखा है कि जांच समिति बनी नहीं कि शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आर.एन. चुघ और निजी सहायक रामनाथ की अलग अलग हादसों में मौत हो गई। बाद में इस जांच समिति की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, यानी सब कुछ ठंडे बस्ते में गर्म रह गया। तो ये सवाल कि सच क्या है? यहाँ लिखा हुआ है उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में एल.बी. शास्त्री नॉमली, लाल बहादुर शास्त्री जी का यहाँ पर नाम दर्ज है। लेकिन जो गवाहियों की श्रृंखला है उसमें बहुत ही अहम गवाही थी शास्त्री जी के साथ जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर आर.एन. चुघ, और साथ में उनका रसोइया रामनाथ। और हैरानी देखिए, इन दोनों के साथ ही दुर्घटना हो गई। साल 1977 एक राजनारायण कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी बनाई जाती है शास्त्री जी की मौत की वजह की जांच करने के लिए, और उस कमेटी में पेश होने से पहले ही उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे शास्त्री जी के, डॉक्टर आर.एन. चुघ, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, और उनका रसोइया रामनाथ वो एक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो देता है। ये सारे संयोग थे क्या? शास्त्री जी का निधन हिला देने वाला था। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जब सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सी कोशिगिन ने उनका पार्थिव शरीर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल ताशकंद में जनवरी में बेहद ठंड पड़ती है। कोशिगिन ने शास्त्री जी को तोहफे में एक गर्म ओवरकोट दिया था, लेकिन शास्त्री जी ने अपने एक जूनियर कर्मचारी को वो कोट ठंड से बचने के लिए दे दिया। ये बात जब कोशिगिन को पता चली तो उन्होंने कहा कि हम कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। आखिर ऐसी शख्सियत के दिल में ऐसा क्या तूफान मचा जो मौत के साथ ही शांत हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर ताशकंद में ये विद्यालय स्थापित किया गया है। इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय 24 ताशकंद। ये विद्यालय भारतवर्ष के इस पूर्व प्रधानमंत्री की जो गौरवमयी आभा है उसकी कहानियों को परिलक्षित करता है। कहा जा रहा है कि जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो रूस ने करवाया था, उसमें हाजी पीर और ठितवाल को भारत को पाकिस्तान को देना पड़ा था वापस। इससे शास्त्री जी बहुत ही व्यथित थे और इसके चलते उनको हृदयाघात हो गया। उन्होंने अपने परिवार वालों से बात की थी, उससे भी उनको लगा कि परिवार के लोग दुखी हैं, देश के लोग दुखी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही वजह थी तो आखिर शास्त्री जी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? 1966 में 10 जनवरी की वो रात बेहद डरावनी थी। उस अंधेरी रात की सुबह ही नहीं हुई। उस दिन पाकिस्तान से समझौते में भारत ने तय किया था कि वो हाजी पीर और टिथवाल से अपनी सेना पीछे हटा लेगा। It is with great pleasure that I express on my behalf to try to open a new chapter in Indo-Pakistan relationship. My delegation and I were deeply moved. Pakistan recalls the past as it beckons the future. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ के नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। शास्त्री जी इन सियासी विरोध से चिंतित तो थे, लेकिन उनकी चिंता अपने घर वालों की नाराजगी से और भी बढ़ गई। कुलदीप नैयर ने इस घटना पर लिखा है कि
रात करीब 11 बजे उनके सचिव जगन्नाथ सहाय ने शास्त्री जी से पूछा क्या वो अपने घर पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनकी अपने परिवार से बात नहीं हो पाई थी। शास्त्री ने पहले तो ना कहा, फिर इरादा बदलकर नंबर मिलाने के लिए कहा। सबसे पहले शास्त्री जी के दामाद वीएन सिंह से बात हुई। उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। इसके बाद शास्त्री जी की सबसे बड़ी और चहेती बेटी कुसुम फोन पर आई। शास्त्री जी ने उनसे पूछा, तुमको कैसा लगा? कुसुम ने जवाब दिया, बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने अम्मा के बारे में पूछा, यानी शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी के बारे में। तब कुसुम ने कहा उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। इस पर शास्त्री जी ने उदास होकर अपने सहयोगियों से कहा, अगर घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो बाहर वाले क्या कहेंगे। फोन आया था और उस समय उन्होंने ये कहा था कि आज के जो अखबार हैं वो काबुल भिजवा दिए जाएं, क्योंकि वो सुबह काबुल पहुंचेंगे, वो पढ़ना चाहेंगे। तो जानना तो चाह रहे थे कि भारत की जनता की क्या प्रतिक्रिया है। शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी को हुई और उसके 13 दिन बाद 24 जनवरी को भारत के सबसे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की विमान हादसे में मौत हो गई। माउंट म्यो ब्ला की पहाड़ियों से टकराकर डॉक्टर भाभा का विमान स्वाहा हो गया। बस एक पखवाड़े के भीतर ही हिंदुस्तान को राजनीतिक और वैज्ञानिक मोर्चे पर ऐसा झटका लगा कि इन दोनों मौतों पर सवाल उठने लगे। सवाल इनकी स्वाभाविकता पर उठ रहे थे, टाइमिंग और संयोग पर उठ रहे थे। शक की सुई अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ उठ रही थी। पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो के मुताबिक CIA एजेंट रॉबर्ट क्रोली ने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत में CIA का हाथ था। रॉबर्ट क्रोली CIA के खुफिया अभियानों से जुड़े टास्क के सीनियर ऑफिसर थे। क्रोली ने यह भी कहा था कि शास्त्री के अलावा डॉक्टर भाभा की मौत के पीछे भी CIA का हाथ है। कहते हैं कि वक्त हर घाव पर मरहम का काम करता है, लेकिन 66 साल बाद भी CIA पर उठते सवालों का घाव बजबजा रहा है। शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि शास्त्री जी विश्व की चुनिंदा शक्तियों की आंखों में खटक रहे थे। शास्त्री जी ने परमाणु कार्यक्रम को गति दे दी थी। होमी जहांगीर भाभा इस परमाणु कार्यक्रम के नायक थे और शास्त्री जी का इसको खुला समर्थन था। अब संयोग देखिए, 11 जनवरी को खबर आई शास्त्री जी के असमय निधन की और 1966 में ही सिर्फ 13 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया। और यहीं पर एक नाम उभर करके आया और वो नाम था CIA यानी कि अमेरिकी एजेंसी, जिसके बारे में कहा गया कि वो टारगेट कर रही थी उन सभी को जो कि परमाणु शक्ति बनने की राह में थे। और शास्त्री जी इसका एपिसेंटर यानी कि इसकी धुरी थे और इसीलिए शास्त्री जी निशाने पर थे। इसको विस्तार से समझने के लिए आपको भारत के परमाणु इतिहास की गहराई में जाना होगा। 1964 में चीन ने परमाणु विस्फोट किया। इसके बाद भारत पर भी दबाव बढ़ने लगा कि परमाणु परीक्षण किया जाए। भारत की स्थिति उस वक्त लचर थी। लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने पहले तो इस कार्यक्रम को टाल दिया, लेकिन मन में भारत को एटमी पावर बनाने का सपना जरूर था। उसी बीच डॉक्टर भाभा ने एक बयान दे दिया कि सरकार हरी झंडी दिखा दे तो भारत 1.5 साल में परमाणु बम बना लेगा। फरवरी 1965 में अमेरिका में भी डॉक्टर भाभा ने यही बात दोहरा दी। इससे पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसके राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों भागे भागे बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाई के दरबार में पहुंचे। उसी बीच पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान का समर्थन एक तरफ अमेरिका कर रहा था और दूसरी तरफ चीन। दोनों ही परमाणु शक्ति वाले देश थे। इस हालात में शास्त्री जी का भी मन बदला। उन्होंने भाभा को युद्ध के दौरान ही कह दिया कि वो परमाणु परीक्षण की तैयारी करें। ये बात अमेरिका तक पहुंची तो अंकल सैम भन्ना उठा और फिर शुरू हुआ CIA का खतरनाक खेल। अगर पत्रकार डगलस की बात सही है तो CIA नहीं चाहता था कि भारत एटमी पावर बने। तो क्या इसलिए उसने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक शास्त्री जी की जान ली? इतिहास के पन्नों में इस सवाल का दम आज भी घुट रहा है और इससे ज्यादा हर हिंदुस्तानी अपने हर दिल अजीज नेता को याद कर रहा है जिनको अभी होना था। शास्त्री जी सिर्फ 61 साल के थे, लेकिन भारत की झोली में गम के आंसू देकर 11 जनवरी 1966 को युद्ध और शांति जीतने वाला हमारा नेता काल को जीतने निकल गया।